एफ केनेडी, अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिसको गोली मार दिया गया था, सब जानते हो, बहुत फेमस, उसके नाम पे पिक्चर बना हुआ है। तो सबसे पहले यही चालू की थी, सबसे ज़्यादा एफर्ट यही लगाई थी, है ना। और ये समर और विंटर दोनों होता है, जिसको जरूरी होगा, जो नई क्लास की हो इसको अंडरलाइन करते जाना। स्पेशल ओलंपिक्स वेयर स्टार्टेड बाय यूनिस केनेडी स्ट्राइकर, सिस्टर ऑफ जॉन एफ केनेडी, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। इन फैक्ट she believed that with equal opportunities and experience as anyone else, people with special needs could compete for more than ever thought possible. She was convinced that children with intellectual disabilities could be exceptional athletes or sport person, and that through sports they can realize their potential for growth and development. ये लोग वीर के बच्चे हैं, ये तो नॉर्मल नहीं होते, लेकिन स्पोर्ट्स एंड गेम्स के द्वारा अपने आप ग्रोथ और डेवलपमेंट को ये क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। उसमें नहीं है कि पुराना किताब में, उसका एडिशनल बुक आया था, इसीलिए बोले सब मार्क्स से बुक कर दो या ये एडिशनल बुक ज्वाइन करो। ऐसे इसको भेज दिए ग्रुप पे, कोई बच्चे भेजी थी। कीपिंग दिस इन माइंड, शी स्टार्टेड अ डे कैंप फॉर चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एट हर होम. She invested a lot of effort to start this game. Owing to her effort, the first Special Olympics were held in July 1968 in Chicago. एक नंबर का 3 क्वेश्चन हो गया। कब हुआ था? 1968 किस शहर में हुआ था? शिकागो। कब तो मतलब ये फर्स्ट जो है स्पेशल ओलंपिक है। About 1,000 athletes from US and Canada participated in one day event, which was a joint venture by Kennedy Foundation and Chicago Park District. शुरू में 2 ही कंट्री पार्टिसिपेट किया था, अमेरिका और कनाडा। In 1971, US Olympic Committee gave the Special Olympic official approval to use the name Olympic. इसको सबसे पहले ओलंपिक का नाम यूज करने कब मिला? 1971 में। France sent the first set of athletes from outside North America to the second game held in 1970. तीसरा जो कंट्री इंक्लूड हुआ पहला हुआ फ्रांस 1970 में, किसको छोड़ के? अमेरिका और कनाडा को छोड़ करके। In 1972 games, 10 nations sent their athletes. The United Nations declared 1986 as the year of the Special Olympics. In 1988, the Special Olympics were officially organized by International Olympic Committee. In 2003, a Special Olympics, approximately 7,000 athletes from 150 nations participated in 18 disciplines. सबसे पहले कितना था? Only 1,000. लेकिन जैसे टाइम बढ़ते जाता है, जैसे लोग अवेयरनेस आते जाता है, ज़्यादा पार्टिसिपेट करना शुरू करते हैं। इसका जो सिंबल है जॉय एंड हैप्पीनेस टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड। और इसका फ्लेम का नाम है फ्लेम ऑफ होप। देखो इस तरह का बच्चा जो स्कूल में चलता है उसका नाम होता है स्कूल ऑफ होप। मतलब वहाँ पर सामान्य बच्चे नहीं पढ़ते, वो सारे बच्चे एक समान रहते हैं, जिनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी होता है, चाहे फिजिकल हो या मेंटल। स्पेशल मेंटल बच्चों के लिए जो कि तुम लोग इसमें समान सीख नहीं सकते हैं, तो उनके लिए अलग स्कूल होता है। द स्पेशल ओलंपिक लोगो इज बेस्ड ऑन द स्कल्पचर जॉय एंड हैप्पीनेस टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड। पूछ सकता है कि ये जो है लोगो किसका है, ये है ना, या ये सिंबल किसका है? द लोगो इज ए सिंबल ऑफ ग्रोथ, कॉन्फिडेंस एंड जॉय अमंग children and adults with disability who are learning coordination, mastering skill, participating in competition and preparing themselves for richer and more productive lives. A special Olympic flame तुम लोग पढ़े होंगे 11 में कि जब भी ओलंपिक का शुरुआत होता है तो जब उसका अनाउंस किया जाता है तो उस फ्लेम को लाइट किया जाता है उस टॉर्च के द्वारा। जो उसका बेस्ट एथलीट होता है उसको जब उसको लाइट करता है और वो जलता रहता है तब तक जब तक कि उसको अंतिम दिन बुझाया नहीं जाता है। जिस दिन क्लोज डाउन होता है उसको फ्लेम को बुझा दिया जाता है। द फ्लेम ऑफ होप इज द नेम गिवन टू द टॉर्च दैट इज कैरीड टू एंड लीड द स्पेशल ओलंपिक गेम्स। जिसको कि जलाया जाता है उसका नाम क्या है? फ्लेम ऑफ होप, है ना। उस टॉर्च का नाम है, उस टॉर्च में आग लगाया जाता है चीफ गेस्ट के द्वारा, फिर उसके बाद उसको जो बड़ा सा टॉर्च है उसमें उसको जाकर लाइट किया जाता है। इसमें टोटल देखो, टोटल कितना गेम है इसमें? 31। बुक में देखना 31 गेम्स है ना। देखो इस तरह से पेपर पे लिख देना, पूछ देगा कि स्पेशल ओलंपिक में कितना गेम इंक्लूड है ना। तो टोटल 31 गेम्स है। किताब में है ये तो देख क्या रही है, उस किताब में नहीं है। सेकंड है पारा ओलंपिक। पारा ओलंपिक में क्या है? जिसका कहीं ना कहीं फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी होता है उसको हम लोग पैरालाइज से पारा ओलंपिक, ठीक है ना। ये भी वैसे होता है, हर 4 साल के बाद समर विंटर दोनों होता है। पहला कहाँ हुआ था? समर, और पहला विंटर कहाँ हुआ था इसको याद रखना है, कौन इसको शुरू किया था। और ये सब सारा जो भी गेम होता है ना, इसको कंडक्ट करता है इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। इस तरह का जो भी खेल है वो ग्रास रूट लेवल से लेकर एलाइट लेवल तक कौन इसको करता है? पैरालंपिक कमेटी। कब?
कब पैरालंपिक कमेटी मतलब ये कंस्टिट्यूट हुआ था और किस जगह इसका हेड ऑफिस है, इसको याद रखो, दो नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो सेकंड है पैरालंपिक कमेटी। पैरालंपिक गेम्स आर ए मेजर इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट फॉर द एथलीट विद वेरियस डिसेबिलिटीज such as athletes with mobility disability, amputation, blindness and cerebral palsy। cerebral palsy हो गया जो दिमागी बीमारी को बोलते हैं। amputation of limb, कहीं हाथ पर कटा रहता है, देखते होगे उसका, है ना। या मोबिलिटी डिसेबिलिटी, अब उसका पैर छोटा बड़ा है, बॉडी का स्ट्रक्चर उल्टा पुल्टा है ना, व्हील चेयर पे है, देखते हो व्हील चेयर पे लोग साइकिल से दौड़ाता है व्हील चेयर पे, है ना। तो डिफरेंट टाइप का जो भी है। या ब्लाइंडनेस, जो अपना ब्लाइंड कैसे दौड़ेगा, तो ब्लाइंड के साथ एक नॉर्मल प्लेयर दौड़ता है, उसके देखना हाथ में रस्सी बंधे रहता है, समझ गए। उसके लिए जैसे हर एक लेन प्लेयर नहीं रहता है, एक लेन में वो रहेगा, बगल के लेन उसका जो साथ वाला रहता है वो रहता है। अब उसका राइट हैंड वो बांधेगा, लेफ्ट हैंड बांधेगा, ये डिपेंड करता है उस प्लेयर पे, जैसे वो प्रैक्टिस किया, उसके हाथ धागा बंधे रहता है, फिनिशिंग लाइन के बाद तभी उसको धागा खोलना होता है। और ये नहीं कि जो आँख वाला घसीट के ले जाए उसको, ऐसा भी नहीं है। उसका आँख में बंधा रहता है पूरा, वो ब्लैक जैसे घोड़ा लगा रहता है ना, आँख में बंद रहता है, क्योंकि ऐसे दिखाई नहीं पड़ता, फिर भी उसको बंद कर दिया जाता है। और ऑन योर मार्क सेट गो पे भागता है और वो बता सकता है कि ये फिनिशिंग लाइन है, वो बोल सकता है, लेकिन दौड़ना उसी काम है, उसके बाद ये नहीं दौड़ जाएगा, वो खाली सपोर्ट में रहता है उसके। पैरालंपिक गेम्स आर हेल्ड एट एन इंटरवल ऑफ एवरी 4 years फॉलोइंग द ओलंपिक्स। ओलंपिक के जस्ट बाद ये सब गेम होता है। These games are governed by the International Paralympic Committee। कौन इसको है? पैरालंपिक कमेटी इसको ऑर्गेनाइज करता है। The first Paralympic Games were held in Rome in 1960। पहला कहाँ हुआ था? रोम में 1960 में। एक नंबर का 2 क्वेश्चन। However, the Paralympic word was used officially in 1988। जो पैरालंपिक शब्द है उसका यूज का पहला किया गया 1988 में। इतना डीप में नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी ध्यान में रखना। समर ओलंपिक गेम्स व्हिच वर हेल्ड इन सियोल। अच्छा, 1980 जो सियोल दक्षिण कोरिया में हुआ था, उस समय इसका पैरालंपिक का नाम यूज किया गया पहली बार। पैरालंपिक These were summer Paralympic Games. The first winter Paralympic Games were held in 1976 in Sweden। विंटर पैरालंपिक पहला कहाँ हुआ था? 1976 स्वीडन में। The winter Paralympic Games are also held after every 4 years। अब पैरालंपिक गेम्स का ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी कैसे होगा? ओपनिंग सेरेमनी वैसे ही होता है जैसे हम लोग अपने स्कूल का इवेंट करते हैं, ठीक है। एक डेट अनाउंस रहता है जिसमें कि हर एक देश के एथलीट आते हैं अपने अपने कंट्री के क्या ड्रेस में, ठीक है। और जैसे ही कमांड दिया जाता है तो सभी कंट्री अपने नेशनल फ्लैग के साथ आते हैं। और प्रोग्राम शुरू कैसे होता है? जो होस्ट कंट्री है उसके नेशनल एंथम के साथ ओलंपिक फ्लैग को या पैरालंपिक फ्लैग को होस्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद मार्च पास्ट शुरू होता है, हर एक कंट्री अपने फ्लैग के साथ आती है और दाहिने फ्लैग को राइट साइड झुका करके, मतलब वो उस फ्लैग को ऑनर करने के बाद, है ना। और मार्च पास्ट खत्म होने के बाद डिफरेंट सेरेमोनियल प्रोग्राम होता है, टॉर्च को लाइट किया जाता है, ऑफिशियली इसको घोषणा किया जाता है क्या कि ये पैरालंपिक प्रोग्राम है जो है आज से ये इसका ऑफिशियली शुरू होने का अनाउंसमेंट करता है चीफ गेस्ट, है ना। अब तक उस फ्लैग को बर्न किया जाता है, उसका प्रोग्राम शुरू हो जाता है। क्लोजिंग सेरेमनी सेम है, प्रोग्राम खत्म हो गया, सारी कंट्री के प्लेयर आ गए, प्राइजेस सबको मिल गया, सारी कंट्री के प्लेयर आ गए। उसमें कोई ये नहीं कि आपको अपने अपने कंट्री में है, जंबल मार्च पास्ट टाइप का, है ना। आपको एक चक्कर लगाना है उसमें, है ना। और ऑफिशियली क्लोज डाउन घोषणा करना है कि आज ये जो ओलंपिक है इसको ऑफिशियली क्लोज कर दिया गया है, फ्लेम को एक्सटिंग्विश कर दिया जाता है, बुझा दिया जाता है। ये पढ़ाने की जरूरत है, उसको पढ़ना खुद, है ना। ओपनिंग सेरेमनी वैसे होगा जैसे कोई प्रोग्राम ओपन किया जाता है। और क्लोजिंग में मेन याद रखना, पहले फ्लैग होस्ट होगा, मार्च पास्ट होगा, है ना। ऑफिशियली अनाउंसमेंट होगा कि ये ओपन हो गया है टूर्नामेंट और फ्लेम को जला दिया जाएगा। खत्म हो गया, है ना, मार्च पास्ट होगा, फ्लैग को लोअर डाउन कर दिया जाएगा, ऑफिशियली अनाउंस करेगा कि ये टूर्नामेंट क्लोज हो गया है और फ्लेम को बुझा दिया जाएगा, एक्सटिंग्विश कर दिया जाएगा। ओलंपिक फ्लेम है जो जलता रहता है टॉप। नेक्स्ट है इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी, है ना, जो कि सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। इट इज ए ग्लोबल गवर्निंग बॉडी ऑफ द पैरालंपिक मूवमेंट। द इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी ऑर्गेनाइज द समर एंड विंटर पैरालंपिक गेम्स। It also serves as the international federation for 9 sports, for which it supervises and coordinates the world championship and other competitions. Its vision is to enable Paralympic athletes
to achieve sporting excellence and inspire to excite the world. It was established in 22 September 1989. कब हुआ था? 22 सितंबर 1989 और its headquarter is in Bonn, Germany. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बॉन, जर्मनी. ये एक लाइन इंपॉर्टेंट है जिसमें एक नंबर का आपका 2 क्वेश्चन है. Its main aim is to develop a sport opportunity for all the people with an impairment from the beginning to the elite level. Elite मतलब होता है इंटरनेशनल, मतलब जिसको विशेष हम लोग बोलते हैं विशिष्ट एथलीट है ना, elite level. कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटीज, जिसको टोटल 10 कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी ये किया गया है. पूछ सकता है क्वेश्चन कितना कैटेगरी पार्टिसिपेट कराता है पैरालंपिक गेम में. The International Paralympic Committee was established 10 disabilities categorized including physical, visual and intellectual impairment. Athletes with one of these disability can participate in the Paralympic Games. Though not every sports can allow for every disability category, physical impairment or disability includes impaired muscle power, impaired passive range of movement, loss of limbs, leg length difference, short stature, etc. क्या क्या हो सकता है इस डिसेबिलिटी का जो क्राइटेरिया दिया गया है ना, उसके आधार पे उस प्लेयर को, नहीं तो हम बोले ना कि झूठा बीमारी करके हम और उसमें पार्टिसिपेट कर जाए, ऐसा नहीं है. उसको एक प्रॉपर डॉक्टर का पैनल चेक करता है तभी उसको उस ग्रुप में डालता है उसको. Intellectual disability includes the significant impairment of intellectual functioning. The International Paralympic Committee mainly serves athletes with physical and visual disabilities, whereas intellectual disability has been added to some Paralympic games. Next है डीफ ओलंपिक. डीफ से तुम लोग पता है डीफ का मतलब क्या है, जिसको कि सुनाई नहीं पड़ता है. अब इसमें देखो अंदर क्या है. जैसे सामान्य ओलंपिक में या पारा ओलंपिक में या स्पेशल ओलंपिक में हम लोग विसल का या गन फायर का यूज करते हैं या बुल हॉर्न का यूज करते हैं कमांड देने के लिए, और ये मार्क सेट होता है ना, या क्लैपर बजाया जाता है, विसल दिया जाता है, वो सब इसमें नहीं होता है. क्यों नहीं होगा? अरे सुनाई नहीं पड़ा तो विसल क्या मतलब है? आप ये कर रहे हैं चाहे उसको क्या मतलब, आवाज उस कान में नहीं जा रहा तो बहरा है ना, सुनाई नहीं पड़ रहा है. तो उसके लिए क्या है, कुछ फ्लैग का ये करना, और ये मार्क सेट को फ्लैग डाउन किया समझ गया है ना, या कुछ अदर टेक्निक का यूज करना है तभी वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, तो सुनाई तो पड़ता नहीं है. तो डीफ ओलंपिक ये भी वैसे ही समर और विंटर दोनों होता है. हर 4 साल ओलंपिक के बाद इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है. अर्लियर द डीफ ओलंपिक्स यूज्ड टू बी कॉल्ड वर्ल्ड गेम्स फॉर द डीफ. द डीफ ओलंपिक्स आर द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी sanctioned event in which डीफ एथलीट्स compete at an elite level. इसमें सभी डीफ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसका कुछ क्राइटेरिया है ना. इन डीफ ओलंपिक्स द स्टार्टर गन्स, बुल हॉर्न्स, commands or referee whistle are not used as seen in the Olympics. ये सब का यूज नहीं होता है. The Paralympic and the Special Olympic flags or the visual signals are used to alert the participants. These इसमें इसको अंडरलाइन करना है कि विजुअल सिग्नल या फ्लैग जो होता है उसका यूज इसमें किया जाता है. क्वेश्चन पूछ देगा किसमें फ्लैग या विजुअल सिग्नल का यूज किया जाता है, चारों का नाम दे देगा, स्पेशल ओलंपिक, पैरालंपिक, डीफ ओलंपिक और ओलंपिक्स है ना. तो इसमें फ्लैग और विजुअल जिसको कि सुनाई नहीं पड़ता है. The Deaf Olympics are more than just the world's second oldest multiple sports after Olympic. ओलंपिक के बाद जो सेकंड ओल्डेस्ट है वो है तुम्हारा डीफ ओलंपिक. उसके बाद ये स्पेशल ओलंपिक या फिर पारा ओलंपिक हुआ था. These games are the world's fastest growing sports event. The Deaf Olympics are held once in 4 years. हर 4 साल बाद हो रहा है सभी गेम. The first games held in Paris, France in 1924. ये इंपॉर्टेंट है. पहला जो हुआ था 1924 पेरिस फ्रांस में हुआ था. Were also the first ever international sporting event for athletes with a disability. Since 1924, these games have been held persistently after every 4 years. However, these games were not held twice due to World War II. World War II कारण ये 2 बार नहीं हुआ था. Deaf Olympics Winter Games started in 1949. जो विंटर गेम्स से कब हुआ था 1949 में. In 1924 in Paris, only 148 athletes from 9 European countries participated in this game. शुरू में सिर्फ 9 कंट्री पार्टिसिपेट किया था. टोटल संख्या था 148, बहुत कम था. From 1924 to 1965, these games were officially called the International Games for the Deaf, and sometimes these games were called the International Silent Games. क्वेश्चन पूछ देगा which games is known as International Silent Game. From 1966 to 1999, they were called the World Games for the Deaf Olympics. They were also referred to as the World Silent Games. Since 2031, these games are known as Deaf Olympics. The motto of Deaf Olympics is
इक्वलिटी थ्रू स्पोर्ट्स, इसका मेन मोटो क्या है? इक्वलिटी थ्रू स्पोर्ट्स। टिल नाउ द डीफ ओलंपिक्स हैव बीन होस्टेड by 36 cities in 21 countries. The main purpose of Deaf Olympics is to provide opportunity to persons with hearing disability to participate in allied sports. The athletes who have a hearing loss of at least 55 decibel to their better ear are allowed to participate in Deaf Olympics. कितना होना चाहिए? 55 डेसिबल, उसी को पार्टिसिपेट करना है, वो चेक करता है उसका, कहना कहीं उल्लू तो नहीं बना रहा है। तो इसमें दिया हुआ है कि the athletes who have the hearing loss of at least 55 decibel so their better ear are allowed to participate in Deaf Olympics. Hearing aid या cochlear implant etc are not allowed to be used in the competition. जो सुनने वाला होता है, देखने वाला लगता है वो सब, या जो कान के अंदर जो लगता है जिससे सुनने में सहायता, ये सब उसमें यूज नहीं है, उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। ये आपका 3 ओलंपिक खत्म हो गया। अब जो 2 मेन इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है और सॉरी जो टॉपिक है वो है आपका कि जो ऐसे बच्चे हैं उसमें फिजिकल एक्टिविटी का क्या इम्पोर्टेंस है या क्या उससे बेनिफिट होता है फिजिकल एक्टिविटी का, और सेकंड आप कौन कौन सा ऐसा स्ट्रेटजी यूज कीजिएगा कि खेल कूद इन बच्चों के पास पहुंच जाए। तो दोनों का 7-7, 8-8 पॉइंट है, आपको 5-5 पॉइंट याद होना चाहिए। अगर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का तो भी लिख सकते हैं, 5 नंबर का आएगा तो भी आप लिख सकते हैं। कहाँ गया? पहला जो टॉपिक है वो क्या है? वो है एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। इसको हम पढ़ा चुके हैं, हम इसको समराइज बताते जा रहे हैं, ठीक है ना। पहला है फिजिकल इंप्रूवमेंट। जैसा कि स्पोर्ट्स एंड गेम्स सामान्य बच्चों के फिजिकल इंप्रूवमेंट में मदद करता है, वैसे ही जो फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं जो दिव्यांग है उसमें भी सेम फायदा होता है, क्योंकि स्पोर्ट्स एंड गेम्स में हमारा बिग मसल्स इन्वॉल्व होता है ना। हम ज़्यादा फिजिकली अपने आप को फिट महसूस करते हैं, उसमें खेलने कूदने के बाद ज़्यादा रिफ्रेश और एजाइल फील करते हैं। तो फिजिकल इंप्रूवमेंट होता है, इन बच्चों में कोऑर्डिनेशन, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करती है ना। सेकंड है मेंटल इंप्रूवमेंट। खेल कूद में पार्टिसिपेट करने से इन बच्चों का जो मेंटल स्टेबिलिटी वो भी बढ़ता है। कब क्या हमको डिसीजन लेना है खेल कूद में, या कैसे कोऑपरेट करना है एक दूसरे को, ये सारा कुछ या मेंटल अलर्टनेस बढ़ता है इन बच्चों का जो भी इसमें खेल कूद में पार्टिसिपेट करते हैं, तो मेंटल इंप्रूवमेंट भी होता है। सेल्फ स्टीम, आत्मसम्मान हिंदी बोलते हैं, अपने आप के बारे में जो बच्चे खेल कूद में पार्टिसिपेट करते हैं, जनरली देखो जिसमें डिसेबिलिटी रहता है वो बच्चा थोड़ा साई नेचर का होता है, वो सोशल गैदरिंग में ज़्यादा रहता नहीं है ना। तो जो खेल कूद में पार्टिसिपेट करता है उसका सेल्फ स्टीम इंक्रीज करता है, कॉन्फिडेंस का लेवल उसका इंक्रीज करता है, उसको लगता है कि हम भी कम्पीट कर सकते हैं सामान्य बच्चों की तरह, तो उसका सेल्फ स्टीम बढ़ता है। मीन्स अपने प्रति उसका जो एटीट्यूड होता है वो पॉजिटिव रहता है। रिड्यूस द लेवल ऑफ एंजाइटी, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। ये जो सामान्य बच्चों में होता है खेल कूद से स्ट्रेस है, एंजाइटी या डिप्रेशन ये कम होता है। कॉग्निटिव बेनिफिट्स, कॉग्निटिव बेनिफिट्स मतलब जो भी इसका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है वो दूर होता है। मतलब कब हम क्या डिसीजन लेना है, कोई भी जोड़ घटाव गुना भाग है या कोई हमें स्किल सिखा रहा है, कितना जल्दी हम ग्रैस्प करते हैं, तो कॉग्निटिव बेनिफिट भी इन बच्चों में बढ़ता है। इम्प्रूव सोशल इंटरेक्शन, एक समान के सारे बच्चे जब पार्टिसिपेट करते हैं तो सोशल इंटरेक्शन बढ़ता है, वहाँ पर ये ज़्यादा होल हार्टेडली पार्टिसिपेट करने का कोशिश करते हैं। नहीं तो अगर सामान्य बच्चों से पार्टिसिपेट करने में क्या होता है, जाने अनजाने बच्चों को जो है वो हर्ट कर देता है, कुछ बोल दिया तो बच्चा थोड़ा, लेकिन जब सभी एक समान है तो वहाँ पर सोशल इंटरेक्शन इन बच्चों का इंप्रूव होता है। बेटर इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ, इमोशनल स्टेबिलिटी इनका बढ़ता है या साइकोलॉजिकल हेल्थ इनका बढ़ता है इन बच्चों का। रिड्यूस द रिस्क ऑफ हेल्थ कॉम्प्लिकेशन, जो खेल कूद में पार्टिसिपेट करते हैं तो इसको कोई भी ऐसा गंभीर बीमारी पकड़ने का चांस कम रहता है ना।
नेक्स्ट है स्ट्रेटजी टू मेक फिजिकल एक्टिविटी एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। इसका भी 7 पॉइंट है, पहला 8 पॉइंट। अगर पॉइंट याद रहे तो आराम से बारे में लिख सकते हो। ये भी बहुत इजी है कि कौन कौन सा स्ट्रेटजी आप बनाइएगा कि वैसे बच्चों के साथ फिजिकल जो आपका जो स्पोर्ट्स का प्रोग्राम है वो पहुंच जाए। सबसे पहला मेडिकल चेकअप। मेडिकल चेकअप का मतलब है जब तक आप मेडिकल चेकअप नहीं करिएगा आपको मालूम कैसे चलेगा उसका डिसेबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले डॉक्टर मेडिकल चेकअप कर लेगा कि इन बच्चों में किस तरह का डिसेबिलिटी है, उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा डिसेबिलिटी के आधार पे, ठीक है ना। तो सारे बच्चे जब एक समान में डिसेबिलिटी में है तो उसके लिए गेम्स एंड स्पोर्ट्स को इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा इजी रहेगा। तो मेडिकल चेकअप के द्वारा पता करना है कि किसमें कौन सा डिसेबिलिटी है। सेकेंड है फिजिकल एक्टिविटी मस्ट बेस्ड ऑन इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रेन। बच्चों के इंटरेस्ट के आधार पर होना चाहिए, है ना, बाई चॉइस होना चाहिए, बाई फोर्स नहीं। तुम क्या तुम्हारा बाप भी खेलेगा, ऐसा नहीं बोलना है। मतलब जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट है उसमें उसको उस तरह गेम उसको देना है। अब उसको बॉल पसंद है, उसको बोलेंगे कि नहीं तुम कैरम बोर्ड खेलो, तो उसको पार्टिसिपेट नहीं करेगा, नहीं कर पाएगा ना। अब उसको ड्राइंग पसंद है, बोले तुम चलो मैदान में, तुमको बॉल गेम खेलना है, बॉल थ्रो। तो जिसमें बच्चे को इंटरेस्ट नहीं रहता है, जैसे इसमें तुम लोग इंटरेस्ट नहीं है, तुम लोग जो भी सुन तो यहाँ से पार कर जाता है, उसी तरह से जिसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा बच्चा उसमें पार्टिसिपेट करना नहीं चाहता है। और पार्टिसिपेट अगर नहीं करेगा या ऊपरी मन से करेगा, वो बाय फोर्स करेगा, तो उसका वो आउटकम नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट इक्विपमेंट रिलेटेड टू फिजिकल एक्टिविटी शुड बी अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द चिल्ड्रन। जो भी इक्विपमेंट आप दे रहे हैं वो बच्चों के नीड के अनुसार होना चाहिए, उसके जरूरत के अनुसार होना चाहिए, उसके पसंद के अनुसार होना चाहिए। जैसे इसमें दिया हुआ है कि मान लो अगर पैर में चोट है या फिजिकली चैलेंज है, तो जो बॉल में धागा बंधा होना चाहिए, रस्सी बंधा होना चाहिए कि बॉल दूर हो गया तो रस्सी से पकड़ के खींच लिया, क्योंकि वो ज़्यादा उसका मूवमेंट कर नहीं पाएगा। अगर उसको देखने में दिक्कत है तो जो बॉल का कलर वगैरह होना चाहिए वो ज़्यादा ब्राइट होना चाहिए, है ना, ताकि उसको आराम से मतलब देखने में कोई, क्योंकि उसको विजुअल इम्पेयरमेंट है, तो उसकी चॉइस के अनुसार या उसके पसंद के अनुसार या उसके नीड के अनुसार जो भी इक्विपमेंट आप उसको दीजिएगा, तभी उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से पार्टिसिपेट कर पाएगा। नहीं तो पैर में चोट है और बॉल फेंका तो बॉल चली गया वहाँ से 50 मीटर दूर, तो बेचारा बैठा रह जाएगा जी। स्पेसिफिक एनवायरनमेंट शुड बी प्रोवाइडेड। जो भी आपका जो उसका प्ले एरिया है वो पूरा क्या होना चाहिए, कवर्ड होना चाहिए, घेरा होना चाहिए, है ना। और स्पेशल एनवायरनमेंट मतलब वहाँ पर लाइट और म्यूजिक जो उन बच्चों को पसंद है, ताकि वो बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मतलब तैयार रहे, उस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। कभी कभी देखते हो कि योगा का तुम लोग क्लास करवाया था, या 21 को जो योगा का प्रोग्राम होता है तो बैकग्राउंड से म्यूजिक बजता रहता है ओम का, है ना, बहुत ही ओम बजता रहता है। वो क्यों रहता है, एक एनवायरनमेंट वहाँ पर एक है ना क्रिएट करने के लिए, ठीक है ना, ताकि हम लोग जाएँ वहाँ पर तो प्रॉपर योगा पार्टिसिपेट करने के तैयार है। वो सब हम लोग तो करते नहीं है, संभाले नहीं होता है उसका। नेक्स्ट है अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी शुड बी यूज्ड। जो इंस्ट्रक्शन का स्ट्रेटजी है वो भी डिफरेंट होना चाहिए, लाइक पीयर टीचिंग, लाइक पिक्टोरियल बुक्स, लाइक ऑडियो विजुअल, है ना, या टीचर के द्वारा। तो जो भी डिफरेंट स्ट्रेटजी का यूज करके बच्चों को टाइम टू टाइम स्ट्रेटजी को चेंज करना चाहिए, है ना, इंस्ट्रक्शन का, तभी वो बच्चे उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से पार्टिसिपेट कर पाएंगे। रूल शुड बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। जो भी रूल्स है उसमें मॉडिफिकेशन होना चाहिए, देयर शुड बी सम फ्लेक्सिबिलिटी, है ना, नहीं तो बच्चा फिर क्विट कर जाएगा गेम से। या तो आप शुरू में जो गेम का रूल है वैसे ही रहेगा सबके लिए एक समान, लेकिन अगर बच्चा उसमें नहीं कंप्लीट करा, आप टाइम को बढ़ा दीजिए, आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट इंक्रीज कर दीजिए, है ना, ताकि बच्चा उसे पार्टिसिपेट करने। फेलियर होगा तो जैसे ही फेलियर ज़्यादा होता है तो क्या करता है, वहाँ से हट जाने का मन करता है, हमसे होने लायक है ही नहीं है। तो वहाँ पर रूल को फ्लेक्सिबल करना चाहिए, मॉडिफाई करके उस बच्चों के साथ टाइम को इंक्रीज करना चाहिए या फिर नंबर ऑफ अटेम्प्ट को बढ़ा देना चाहिए। और सबसे लास्ट पॉइंट है चिल्ड्रंस प्रीवियस एक्सपीरियंस मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। जो बच्चों का प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसके बारे में टीचर को जानकारी होनी चाहिए, या जो भी इस तरह का रूल को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि प्रीवियस में वो बच्चा किस तरह के गेम्स और स्पोर्ट्स में ज़्यादा वो बेहतर कर रहा है या किस में उसका इंटरेस्ट ज़्यादा था। उसी के आधार पे फिर बच्चों में गेम्स और स्पोर्ट्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। चैप्टर 4 खत्म हो गया आपका। फिर कहीं किसी को कोई दिक्कत होगा आप कभी भी हमसे पूछ सकते हैं।
है ना, इसके बारे में, जहाँ जिसको समझ में नहीं आया। ओवर।